सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन मोर वीडियो ऑफ इकोनॉमिक्स। आज इस वीडियो में एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है लुईस थ्योरी ऑफ अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। ठीक है, बेसिकली दिस चैप्टर आल्सो डील्स विद द सेम प्रॉब्लम ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट दैट एग्जिस्ट्स इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, तो इससे पहले हमने एक और ग्रोथ मॉडल पढ़ा था विच वाज न्यूक्स thesis of disguised unemployment. Basically, these both models or both theories deal with the same problem of disguised unemployment. न्यूक्स का जो पॉइंट ऑफ व्यू था, उनका जो कहना था कि कैसे दिस जो एक्सेस लेबर हमें देखने को मिलती है बेसिकली एग्रीकल्चर सेक्टर में, जिसके कारण डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम होती है, उस लेबर को कैसे हम यूज करके इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ा सकते हैं और कैपिटल फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। बेसिकली यही ऑब्जेक्टिव है दोनों थ्योरीज का। ठीक है, न्यूक्स थीसिस को हमने अच्छे से पढ़ा था। आज हम देखेंगे लुईस थ्योरी एंड हम ये भी देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों का डिफरेंस अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर आप कंफ्यूज करेंगे और कुछ टाइम के बाद आपको दोनों मेथड्स, दोनों मॉडल सेम लगने लगेंगे, पर दोनों में थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस है, वो हमें जानना बहुत जरूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंट्रोडक्शन में देखें, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ये हमने देखा कि जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें दो बेसिक प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं। एक तो है लार्ज पॉपुलेशन, और दूसरी जो प्रॉब्लम है दैट इज कि एग्रीकल्चर सेक्टर में एक मेजर परसेंटेज ऑफ वर्कफोर्स एंगेज्ड होता है और एग्रीकल्चर सेक्टर की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो कम होती है कैपिटलिस्ट सेक्टर के मुकाबले। तो बेसिकली ये दो प्रॉब्लम्स के कारण हमें डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन से डील करना पड़ता है कि कुछ लोग ऐसे उस सेक्टर में एंगेज्ड होते हैं जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इज बेसिकली जीरो। ठीक है, अगर उनको वहां से विथड्रॉ भी कर लिया जाए तो स्टिल उस सेक्टर की प्रोडक्शन में कोई खास फर्क हमें देखने को नहीं मिलेगा। डिसगाइज्ड, यही यहां पर लिखा है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज द प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लेस डेवलप्ड कंट्रीज। ये प्रिंसिपल कैरेक्टरिस्टिक है। इट इंप्लाइज दैट मोर पर्सन्स आर एंगेज्ड इन एन एक्टिविटी देन एक्चुअली नीडेड, जो हमने बात करी। Thus, even if some persons are withdrawn from their activity, total output would not fall. The marginal productivity of these workers are zero. To illustrate, 2 persons may be needed to cultivate 1 hectare land. उसके बाद एक एग्जाम्पल देकर ये समझाया हुआ है। तो इसके बारे में तो हम बहुत बात कर चुके हैं लास्ट चैप्टर में। अगर आपने वो चैप्टर नहीं देखा, वो वीडियो नहीं देखी, तो पहले वो वीडियो देखिए, फिर आपको ये समझ आएगा और फिर आप कंपैरिजन मॉडल ड्रॉ कर पाएंगे दोनों थ्योरीज का। तो हम सीधा लुईस मॉडल पर चलेंगे। बेसिक हमने लास्ट वीडियो में क्लियर कर लिए थे बहुत अच्छे से। So Professor Lewis offers a model of growth based on the existence of disguised unemployment. Basically disguised unemployment से डील करने के लिए एक ग्रोथ मॉडल दिया गया है। In less developed countries, it is propounded in his pioneer work. तो उनके वर्क इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर में इसके बारे में बात करी गई है। तो देखो, लुईस एक वर्ड यूज करते हैं, अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, मतलब सबसिस्टेंस सेक्टर से जो आप एक्सेस ऑफ लेबर को निकालोगे, वो लोग जो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे उस सेक्टर में, जिनकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी जीरो है, उन लोगों को लुईस कहते हैं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में ये इनकी सप्लाई अनलिमिटेड होती है, मतलब ये लोग बहुत ज्यादा होते हैं। अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर एग्जिस्ट करती है अंडर डेवलप्ड कंट्री में बिकॉज ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये आपको बार बार देखने को मिलेगा वर्ड अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, और इसी अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर को यूटिलाइज करके हम इकोनॉमिक ग्रोथ को स्टिमुलेट करना चाहते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को ट्रिगर करना चाहते हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में। The model seek to explain that by judiciously exploiting unlimited supply of labor के wisely, unlimited supply of labor को wisely यूज करके the less developed countries can stimulate their domestic capital formation and the process of growth. ठीक है, यहां तक तो आपको समझ आ जाना चाहिए। ठीक है, हमने बहुत बार बात कर ली। अब
देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ कैपिटल इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज, द रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखो हमने फर्स्ट सेकंड चैप्टर में भी देखा था कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, कैपिटल की शॉर्टेज होती है, इसलिए कैपिटल फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट कैपिटल फॉर्मेशन के लिए हमें क्या चाहिए, सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट चाहिए। बट इन्वेस्टमेंट का जो रेट है वो 5 to 10% ऑफ नेशनल प्रोडक्ट होता है लेस डेवलप्ड कंट्रीज में, वाइल वी नीड 15 to 20%। बट हमें चाहिए कितना, एक अच्छी ग्रोथ रेट के लिए 15 to 20% ऑफ नेशनल प्रोडक्ट चाहिए, ठीक है। बट व्हाट ही is saying कि बट सप्लाई ऑफ लेबर तो अनलिमिटेड है ना, इट इज वर्चुअली अनलिमिटेड। by using this supply of labor we can accelerate the capital formation। ठीक है, एक ही बार बार रिपीट करी जा रही है, ठीक है। लास्ट चैप्टर में भी हमने यही देखा था। अब हम बेसिकली जो मेन मुद्दा है उस पे आए हैं, दैट इज प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, कि कैसे ये मॉडल वर्क करता है, कैसे लुईस का मॉडल वर्क करता है, ठीक है। तो पहले पढ़ने से पहले हम इसको अच्छे से समझेंगे, फिर हम ये कंटेंट को कवर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं कि बेसिकली कहा क्या जा रहा है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें है क्या, तो लुईस भाई साहब कहते हैं कि किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में दो सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। एक है सबसिस्टेंस सेक्टर, जहां पे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर सेक्टर, और उसके बाद है कैपिटलिस्ट सेक्टर, ठीक है। तो सबसिस्टेंस सेक्टर में हमें क्या देखने को मिलेगा, सबसिस्टेंस सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी होगी, लो वेजेस होंगे, ठीक है, और बैकवर्ड टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन होगी। बट इस कैपिटलिस्ट सेक्टर में क्या होगा, हाई प्रोडक्टिविटी, यूज ऑफ मशीनरी एंड एडवांस टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके साथ साथ जब ये सब होगा तो जो लेबर है उसको हाई वेजेस भी मिलेंगे। देखो जब ये दो सेक्टर कहीं एग्जिस्ट करते हैं किसी इकोनॉमी में तो उसको डुअलिज्म कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, डुअलिज्म। अब हमारा मेन आइडिया है कि हमें सबसिस्टेंस सेक्टर में जो डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड लोग हैं उनको विदड्रॉ करके उनको यहाँ पे जॉब्स देनी है कैपिटलिस्ट सेक्टर में, ठीक है। इससे होगा क्या, ठीक है, एक मिनट, इससे होगा क्या, जब हम एक्सेस ऑफ लेबर को सबसिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में मूव करेंगे तो जो उनकी प्रोडक्टिविटी है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी इज गोना राइज। अब प्रोडक्टिविटी बढ़ने के कारण वो हाई वेजेस को डिमांड करेंगे, ठीक है। देखो इनिशियली क्या होगा, एक बार जब वो कैपिटलिस्ट सेक्टर में आएंगे तो उनको कितनी वेजेस मिलेंगी, उनको मिलेंगी वेजेस सबसिस्टेंस वेजेस ही मिलेंगी, मतलब जितनी वेजेस उनको पहले वाले सेक्टर में मिल रही थी। बट विद द पीरियड ऑफ टाइम ये वेजेस बढ़ती जाएंगी और ये इक्वल हो जाएंगी कैपिटलिस्टिक वेज से, ठीक है। इसको हम कैपिटलिस्टिक वेज रेट भी कहते हैं। अब जब तो वो सबसिस्टेंस वेजेस मिल रहे हैं इस टाइम पे वहां पे जो कैपिटलिस्ट बैठे हैं उनको क्या होगा, एक सरप्लस प्रॉफिट मिलेगा, जिसको वो करेगा जिसको री इन्वेस्ट किया जाएगा और ग्रोथ प्रोसेस को इससे बढ़ाया जाएगा, ठीक है। ग्रोथ बढ़ेगी और कंट्री में कैपिटल फॉर्मेशन भी बढ़ेगी। विद टाइम जब सबसिस्टेंस वेजेस बढ़ेंगी कैपिटलिस्टिक वेजेस की और, ये जो सरप्लस है जो कैपिटलिस्ट को मिल रहा है, ये जो कैपिटलिस्ट सरप्लस एंजॉय कर रहा था, ये जो सरप्लस है वो कम होता जाएगा और एक टाइम के बाद ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ है ये इट वुड सीज टू एग्जिस्ट। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस मॉडल, ठीक है, कि पहले सबसिस्टेंस वेजेस मिलेंगी, सबसिस्टेंस वेजेस दी जाएं, ये कहा जा रहा है कि सबसिस्टेंस वेजेस दी जाएं इन लोगों को जिनको हम सबसिस्टेंस सेक्टर से कैपिटलिस्ट सेक्टर में मूव कर रहे हैं, और विद द टाइम जब ये हाई वेजेस डिमांड करने लगेंगे। अब क्वेश्चन इज कि ये सबसिस्टेंस वेजेस अगर हम इनको दे रहे हैं जिसके कारण हमको
सरप्लस प्रॉफिट मिल रहा है और उसके कारण ग्रोथ रेट बढ़ रही है, कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ रही है कंट्री में, तो व्हाई वुड समवन गिव देम कैपिटलिस्टिक वेज रेट? जो देखो कैपिटलिस्टिक वेज रेट होता है जो एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है कैपिटलिस्ट सेक्टर में, तो उनको कोई कैपिटलिस्टिक वेज रेट क्यों देगा? ये इसीलिए देगा क्योंकि सब्सिस्टेंस वेजेस, सब्सिस्टेंस सेक्टर में जो वेजेस मिल रही हैं वो भी तो अब इंक्रीज कर जाएंगी। जब कुछ लोगों को आप कैपिटलिस्ट सेक्टर में मूव कर दोगे तो यहाँ पर जो पीछे लोग रह गए हैं उनकी जो वेजेस हैं वो भी तो बढ़ जाएंगी, क्योंकि पहले एक्स अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो रही थी लेट्स अज्यूम 10 लोगों में, अब वही एक्स अमाउंट कुछ लोगों के निकाले जाने के बाद 6 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ऑब्वियसली ये जो वेजेस हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। बट जब हमने नूक्स मॉडल पढ़ा था उसमें ऐसा नहीं हो रहा था, उसमें बाद में भी इट वाज सजेस्टेड कि 10 लोग ही मिलकर उस एक्स अमाउंट को कंज्यूम करें, बट दिस इज हाउ लुइस मॉडल इज डिफरेंट फ्रॉम नूक्स मॉडल, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। अभी हमने ये देख लिया कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूक्स मॉडल, हमने ये देख लिया कि सब्सिस्टेंस वेजेस मिलेंगी पहले, फिर धीरे धीरे जब ट्रेड यूनियंस डिमांड करेंगी या फिर सब्सिस्टेंस सेक्टर की वेजेस बढ़ेंगी, उसके कारण ये जो लोग कैपिटलिस्ट सेक्टर में मूव किए हैं ये भी हाई वेजेस डिमांड करेंगे, जिसके कारण ये सब्सिस्टेंस वेज रेट जो पहले मिल रहा था ये कैपिटलिस्टिक वेज रेट की ओर बढ़ेगा और जो सरप्लस प्रॉफिट मिल रहा था वो गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ये गिरेगा तो आपको री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे और जब आप री इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगे तो ग्रोथ रेट और जो कैपिटल फॉर्मेशन एग्जिस्ट कर रही थी वो भी इट वुड सीज टू एग्जिस्ट। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ लुइस मॉडल। तो प्रोसेस ऑफ ग्रोथ, देखो अगर आपको उस एग्जाम्पल से कुछ चीजें अभी क्लियर नहीं हुई तो वो आपको इस कंटेंट से हो जाएंगी, ठीक है, जस्ट गिव इट अ रीड। Unlimited supply of labor is the central characteristic of most of the less developed countries, according to Professor Lewis. It implies excess of supply of labor over its demand owing to the rapidly growing population in these countries. मतलब underdeveloped countries में जो population होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, जिसके कारण सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो एक्सेस में होती है और बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड होते हैं, अंडर एम्प्लॉयड होते हैं या फिर डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड होते हैं। टू डिस्टिंक्ट सेक्टर को एग्जिस्ट, इसकी भी हमने बात करी कि दो सेक्टर एग्जिस्ट करते हैं किसी भी अंडर डेवलप्ड कंट्री में, एक है कैपिटलिस्ट सेक्टर, एक है कैपिटलिस्ट और दूसरा है सब्सिस्टेंस सेक्टर। सब्सिस्टेंस सेक्टर में लो प्रोडक्टिविटी, लो इनकम और लो लेवल ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एग्जिस्ट करती है। द सप्लाई ऑफ लेबर इज सो मच इन एक्सेस ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट दैट इट्स मार्जिनल प्रोडक्टिविटी रूल्स नियर एट जीरो। सब्सिस्टेंस सेक्टर में जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है दैट इज बेसिकली जीरो और निल, ठीक है। अकॉर्डिंगली वर्कर्स गेट जस्ट सब्सिस्टेंस withdrawn from the primary sector and are if it is withdrawn from primary sector and are prepared to work in the capitalist sector at their prevailing wage rate, the marginal productivity of these workers should be higher than their paid out wages so that profits are expected to rise in the capitalist sector. Lewis termed this rise in the profits as capitalist surplus. वही बात करी जा रही है कि जब इनको सब्सिस्टेंस वेजेस मिलेंगी या उससे थोड़ी ज्यादा वेजेस मिलेंगी बट कैपिटलिस्ट वेज से कम वेजेस मिलेंगी, तो जो एंटरप्रेन्योर वहां पर है जो कैपिटलिस्ट सेक्टर में उसको सरप्लस मिलेगा, एक सरप्लस प्रॉफिट मिलेगा जिसको कैपिटलिस्ट सरप्लस भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बारे में हमने अभी पढ़ा था। Capitalists are expected to reinvest their surplus, which would stimulate the process of capital formation as well as national growth. कि जब वो प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करेगा कैपिटलिस्ट तो उससे कैपिटल फॉर्मेशन होगा और नेशनल ग्रोथ बढ़ेगी। दिस प्रोसेस नेशनल ग्रोथ देखने को मिलेगी। दिस प्रोसेस ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ वुड कंटिन्यू so long as workers from the primary sector are prepared to work in the capitalist sector at wages equal to or higher than the subsistence wages. मतलब ये प्रॉफिट तब तक मिलेगा जब तक जो लेबर को मूव किया जा रहा है सब्सिस्टेंस सेक्टर से, या तो वो सब्सिस्टेंस वेज रेट पे काम करना एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर वो कैपिटलिस्ट वेज रेट से कुछ कम पे एक्सेप्ट कर रहे हैं काम करना, ठीक है। और जब तक ये दो कंडीशंस
अवेलेबल है आपके पास, तब तक आपको कैपिटलिस्ट सरप्लस, मतलब कैपिटलिस्ट सेक्टर में कैपिटलिस्ट सरप्लस जनरेट होता रहेगा और इसी को री इन्वेस्ट करके ग्रोथ रेट और कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ाया जाएगा। प्रोफेसर लुइस हियर सजेस्ट टू ऑप्शंस फॉर द एंटरप्रेन्योर्स इन एन ओपन इकोनॉमी। इससे पहले आप ये लाइन भी पढ़िए। The process of growth would cease to a point when the workers from the primary sector are prepared to work only at the capitalist wage rate। जब वर्कर सिर्फ कैपिटलिस्ट वेज रेट को डिमांड करेंगे, सिर्फ उसी पे काम करना एक्सेप्ट करेंगे, तब ये जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था वो मिलना बंद हो जाएगा और ये जो ग्रोथ प्रोसेस था वो इट वुड सीज टू दैट पॉइंट। दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस मॉडल। अब प्रोफेसर लुइस उसके बाद भी बताते हैं कि इस पॉइंट के बाद कैसे आप ग्रोथ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हो। प्रोफेसर लुइस हियर सजेस्ट टू ऑप्शंस फॉर द एंटरप्रेन्योर्स इन एन ओपन इकोनॉमी। फर्स्ट, दे कैन ट्राई फॉर माइग्रेशन ऑफ सच वर्कर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, के दूसरी कंट्री से आप उस लेबर को मंगवाओ जो अब सब्सिस्टेंस वेज रेट पे काम करना एक्सेप्ट करे। या तो ये करो या फिर आप अपनी कैपिटल को एक्सपोर्ट करो उन कंट्रीज में जहां पे आपको सब्सिस्टेंस वेज रेट पे लेबर अवेलेबल हो जाए। सो दैट्स द होल प्रोसेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, अब इस मॉडल को के फीचर्स देखेंगे, मतलब इसको और थोड़ा डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अगर कोई पॉइंट रह गया तो वो भी इसमें कवर हो जाएगा और आपको कुछ एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले है मोबिलाइजेशन ऑफ लेबर, मतलब आपको सब्सिस्टेंस सेक्टर से लेबर को मूव करना है कैपिटलिस्ट सेक्टर में, तो जहां पे उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो हाई होगी, हाई प्रोडक्टिविटी आपको मिलेगी जिससे। ठीक है, आप इसमें बस ये पॉइंट है कि आप उन पर्सन्स को यहाँ पर जॉब ऑफर करें जो सब्सिस्टेंस सेक्टर में डिसगाइज्डली अनएम्प्लॉयड थे। आप वेमेन वर्कर्स को भी यहाँ पर अवेलेबल करवा सकते हैं और इंक्रीजिंग वर्कफोर्स में अगर कोई भी अनएम्प्लॉयड या अंडर एम्प्लॉयड है उसको भी इस सेक्टर में काम दिया जा सकता है। उसके बाद है कैपिटलिस्ट सेक्टर। कैपिटलिस्ट सेक्टर में क्या होगा, अब यहाँ पर जो लेबर मूव करेगी वो सब्सिस्टेंस वेज रेट पे काम करेगी इनिशियली। ठीक है, और इवेंचुअली आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम जब सब्सिस्टेंस सेक्टर में भी वेजेस इंक्रीज कर जाएंगी तब यहाँ पर भी कैपिटलिस्ट वेज रेट डिमांड करना स्टार्ट करेंगे वर्कर्स, और जब ये कैपिटलिस्टिक वेज रेट पे काम करना स्टार्ट होगा तब एक्स्ट्रा सरप्लस आना बंद हो जाएगा और ग्रोथ प्रोसेस रुक जाएगा। ठीक है, दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दिस। Average productivity of the remaining workers increases as the migration of some work total output is not affected। जैसे ही सब्सिस्टेंस सेक्टर से कुछ वर्कर्स बाहर को माइग्रेट करेंगे तब क्या होगा, सब्सिस्टेंस सेक्टर में भी वेजेस जो हैं वो बढ़ जाएंगी। ग्रोथ ऑफ द कैपिटलिस्टिक सेक्टर स्टिम्युलेट्स द ग्रोथ ऑफ सब्सिस्टेंस सेक्टर एज वेल। ये हमने बात ऑलरेडी कर ली है। ठीक है, अब हम थर्ड पॉइंट को देखते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन थ्रू बैंक क्रेडिट। तो इसमें बताया गया है जो कैपिटलिस्ट सेक्टर है वो बैंक बोरोइंग से भी ग्रोथ प्रोसेस को कंटिन्यू रख सकता है। ठीक है, अगर बैंक से बोरो करेंगे तो एक टाइम के लिए तो मनी सप्लाई मार्केट में बढ़ेगी। जब आप बैंक से बोरो करते हैं तो फॉर अ टाइम पीरियड जो आपको मनी सप्लाई बढ़ने के कारण इन्फ्लेशन देखने को मिलती है। ठीक है, क्या देखने को मिलती है, इन्फ्लेशन। बट बाद में जब आप प्रोडक्शन भी इंक्रीज कर दिया जाता है इंडस्ट्रियलिस्ट सेक्टर में, जब प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया जाता है तब ये इन्फ्लेशन जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। तो इसका मतलब ये है कि आप कैपिटल फॉर्मेशन को या ग्रोथ प्रोसेस को बैंक क्रेडिट से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद है एंड ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, कैसे एंड होगा, increased demand for workers after the surplus labor is exhausted tends to raise wages। मतलब जब सब्सिस्टेंस सेक्टर में भी वो एक्स्ट्रा लेबर जो एग्जिस्ट करती थी वो अब खत्म हो जाएगी, एग्जॉस्ट हो जाएगी, तो अब दोनों सेक्टर में जो वेज की डिमांड है वो बढ़ने लगेगी। When pressure of population ceases, वही बात है कि जब सब्सिस्टेंस सेक्टर में प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन कम होगा तो हाई कैपिटलिस्टिक वेज रेट लोग डिमांड करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन द सब्सिस्टेंस सेक्टर विद अडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्निक्स ओवर टाइम, वर्कर्स वुड अकॉर्डिंगली डिमांड हायर वेजेस।
बिकॉज ऑफ द रिलेटिवली फास्टर ग्रोथ ऑफ कैपिटलिस्ट सेक्टर, फिर यही बात है कि कैपिटलिस्ट सेक्टर में भी इवेंचुअली जो वेजेस हैं वो बढ़ेंगी, या फिर बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ ट्रेड यूनियंस। ये हमने सारे पॉइंट्स ऑलरेडी कवर कर लिए थे, ठीक है। उसके बाद है ओपन इकोनॉमी। अब जब कैपिटलिस्ट सेक्टर में ग्रोथ प्रोसेस खत्म हो जाएगा तो उसको आप कैसे दोबारा दोबारा इंजॉय करेंगे, तो वो होगा माइग्रेशन ऑफ लेबर। आप उन कंट्रीज से लेबर को उन कंट्रीज से लेबर को यहाँ पर इनवाइट करिए जो सब्सिस्टेंस वेज रेट पे काम करना एक्सेप्ट करें, ठीक है, या फिर कैपिटलिस्टिक वेज रेट से कम पे काम करना एक्सेप्ट करें। ऐसा होता है ना, हम देखते हैं रियल लाइफ में भी कि यूएस जैसी कंट्रीज में जहां पर वेज रेट बहुत हाई है, वहां पर इंडिया, बांग्लादेश, पाकिस्तान जैसी कंट्री से जो लेबर है उसको इनवाइट किया जाता है वहां पर काम करने के लिए, सो दैट कैपिटलिस्ट सेक्टर में जो कैपिटलिस्ट सरप्लस है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है, वो खत्म ना हो जाए। इसीलिए यूएस की कंपनीज अपने डोमेस्टिक लेबर को जॉब ना देकर बाहर से जो लेबर है उसको इनवाइट करती हैं। उसके बाद है एक्सपोर्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल शुड बी एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज। अगर आप माइग्रेशन ऑफ लेबर नहीं कर पा रहे तो आप अपनी कैपिटल जो है आपका उसको अदर कंट्रीज में देखो। ये भी हम देखते हैं रियल लाइफ में कि कैसे कुछ एमएनसीज वहीं पे ऑपरेट करना पसंद करती हैं जहां पर उनको सस्ती लेबर मिले। जैसे कि इंडिया किसके लिए जाना जाता है? इंडिया अपनी लो कॉस्ट लेबर के लिए जाना जाता है। उसके बाद है क्रिटिसिज्म। क्रिटिसिज्म में क्या है? अब लुइस मॉडल का क्रिटिसिज्म क्या होगा? सबसे पहले लिमिटेड स्कोप। दिस मॉडल इज वेरी लिमिटेड इन स्कोप एज इट इज बेस्ड ऑन अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर बट इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। ये कहा जा रहा है कि सबसिस्टेंस सेक्टर में भी जो सप्लाई ऑफ लेबर है वो अनलिमिटेड नहीं है। एक टाइम के बाद प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन सबसिस्टेंस सेक्टर में कम होगा, जिसके कारण क्या होगा, जो इवेंचुअली वेज रेट है वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। दैट्स द क्रिटिसिज्म ऑफ दिस मॉडल। उसके बाद है मोबिलिटी ऑफ लेबर इज नॉट इजी, ठीक है। वी आर जस्ट अज्यूमिंग दैट द मोबिलिटी ऑफ लेबर इज परफेक्टली इलास्टिक, बट ऐसा होता नहीं है, ठीक है। लोग अपनी लैंग्वेज में और अपने कंफर्ट जोन में अपने कल्चर के अराउंड रहना पसंद करते हैं, ठीक है। दे आर नॉट परफेक्टली इलास्टिक और रेडी टू मूव टू द अर्बन रीजन्स फॉर द जॉब। उसके बाद है कांस्टेंट सबसिस्टेंस वेजेस इज नॉट पॉसिबल। ये भी हमने बात करी कि सबसिस्टेंस वेजेस पे आप उतना टाइम ही लेबर को काम करवा सकते हो जब तक वो हाई वेजेस डिमांड नहीं कर रहे, बट आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम जब सिचुएशंस बदलेंगी, जब सबसिस्टेंस सेक्टर में भी वेज रेट बढ़ेगा, तब आपको सबसिस्टेंस वेजेस भी बढ़ानी पड़ेंगी और कैपिटलिस्टिक वेजेस देनी पड़ेंगी। उसके बाद है लैक ऑफ स्किल्ड लेबर। हम कह रहे हैं कि सबसिस्टेंस सेक्टर से लेबर को मूव करो कैपिटलिस्ट सेक्टर में, बट क्या सबसिस्टेंस सेक्टर में जो लेबर होती है वो स्किल्ड लेबर होती है? क्योंकि कैपिटलिस्ट सेक्टर में तो हमें स्किल्ड लेबर की जरूरत है, ठीक है, बट सबसिस्टेंस सेक्टर में तो स्किल्ड या फिर सेमी स्किल्ड लेबर एग्जिस्ट करती है। उसके बाद है लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। टू दिस आइडिया टू बी सक्सेसफुल हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, इनोवेटिव लोग जो जो इस काम को कर पाए, जो इन्वेस्टेड कैपिटल को या फिर री इन्वेस्टेड कैपिटल को यूज करके ग्रोथ रेट को कंटिन्यू कर पाए, उसको बढ़ा पाए, ठीक है, एक अच्छे रेट से, ठीक है। लैक ऑफ एंटरप्रेन्योर अगर है किसी कंट्री में तो ये मॉडल वहां पर लैक करेगा। उसके बाद है इन्फ्लेशन इज नॉट सेल्फ लिक्विडेटिंग। हमने कहा कि बैंक बोरोइंग से भी ग्रोथ प्रोसेस को आगे बढ़ाया जा सकता है, बट इज इट रियली पॉसिबल? बिकॉज एक बार इन्फ्लेशन, देखो क्या लिखा है यहाँ पर, एक्सपीरियंस ऑफ कंट्रीज लाइक इंडिया शोज दैट वंस ट्रिगर्ड इन्फ्लेशन हैज जनरली बीन बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। कि एक बार इन्फ्लेशन एग्जिस्ट अगर कर गई तो फिर वो कई बार कंट्रोल से बाहर हो जाती है, ठीक है। फिर है निग्लेक्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देखो हम कहते हैं कि
कम वेज दे के भी हम अपने ग्रोथ प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। बट जब आप वेजेस कम दोगे ना, तो जो टोटल डिमांड है, लोगों की जो परचेजिंग पावर है, देखो परचेजिंग पावर छोड़ो, जब आप कम वेजेस दोगे तो क्या होगा, लोग डिमांड कम करेंगे, और जब डिमांड कम होगी, एग्रीगेट डिमांड कम होगी, तो प्रोडक्शन भी कम होगी ना, तो आपको प्रॉफिट ही नहीं मिलेंगे। तो अगर आप चाहते हो कि प्रॉफिट मिले, तो आपको हाई वेजेस देने ही पड़ेंगे, जिससे एग्रीगेट डिमांड स्ट्रांग होगी, और फिर आप प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ा के प्रॉफिट कमा सकते हो। तो वी कैन नॉट निग्लेक्ट द आइडिया ऑफ एग्रीगेट डिमांड। देन इज सेविंग इज नॉट ओनली डन बाय कैपिटलिस्ट सेक्टर। हमने कहा कि जो कैपिटलिस्ट सेक्टर में सेविंग्स होंगी, उनको क्या किया जाएगा, री इन्वेस्ट किया जाएगा। बट क्या सिर्फ कैपिटलिस्ट सेक्टर ही सेव करता है? क्या हाउस होल्ड सेक्टर या फिर मिडिल क्लास जो लोग हैं, क्या वो भी तो वो सेव नहीं करते? वो भी तो सेव करते हैं, ठीक है। उनकी सेविंग की भी तो इक्वल इंपॉर्टेंस है। So that's why the process of growth is therefore not entirely dependent upon the wealth generated in the capitalist sector. So that was all about the Lewis model of unlimited supply of labor. Thank you so much. यहाँ पर हमारा चैप्टर खत्म होता है। हमने क्या किया, हमने एक तो नूक्स की थीसिस पढ़ी, जिसमें हमने बात करी डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट को यूज करके, दैट एक्सेस ऑफ लेबर जो हमें अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में मिलती है, उसको यूज करके कैसे हम ग्रोथ प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं, कैपिटल फॉर्मेशन को बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हमने इसी प्रॉब्लम पे एक लुइस मॉडल को पढ़ा, जहां पे हमने फिर यही बात देखी, ठीक है। बट दोनों की जो अप्रोचेस हैं वो डिफरेंट है। लुइस मॉडल में एक एक क्या क्या देखने को मिलता है, एक हमें एंटरप्रेन्योर और कैपिटलिस्ट की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, कि कैपिटलिस्ट की इंपॉर्टेंस देखने को मिलती है, जो न्यूक्स में एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। बट न्यूक्स की जो जो अप्रोच है वो डिफरेंट है। न्यूक्स बेसिकली कह रहे हैं कि अगर 10 लोग हैं, जिसमें से 6 कंट्रीब्यूट कर रहे हैं कुछ, और 4 जो है वो डिस्गाइजली अनएम्प्लॉयड हैं, 4 लोगों को कैपिटलिस्ट प्रोजेक्ट में लगाओ। बट जब ये कैपिटलिस्ट प्रोजेक्ट में लगेंगे, तो इनका जो सब्सिस्टेंस है वो कहाँ से चलना चाहिए, वो पहले पहले वाले जो 6 लोग हैं वही इनका सब्सिस्टेंस अब भी करें, इन पे एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर ना करना पड़े, ठीक है। उनका आइडिया डिफरेंट है। इस आइडिया से क्या क्या होगा, कैपिटल फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और इस आइडिया से जो ग्रोथ है कंट्री की वो बढ़ेगी, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट इट। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, यू कैन सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर आपको कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।